नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस वक्त की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले हम करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच सूबे में सियासी संग्राम भी जारी है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन के गंभीर आरोपों के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की जान कोरोना से नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही से गई है। वहीं कोरोना काल के बीच आज से बीएचयू की प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कैंपस में 5 और बाहर 17 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जिसमें 4,986 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। 3 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 31 अगस्त तक ये चलेगी। इसके साथ ही 9 सितंबर से दूसरे चरण की परीक्षाएं होंगी। वहीं यूपी के 16 जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ने से कटान जारी है। कई इलाकों में पूरी तरह से पानी घुसा हुआ है, जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। बाढ़ की वजह से लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है और इसी बीच मुरादाबाद से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जहां रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ लड़के सनक में नदी में छलांग लगा रहे हैं। युवक पुल के ऊपर से रामगंगा नदी में छलांग लगाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। तो सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन के आरोपों की बात करेंगे, क्योंकि सुनील सिंह साजन के आरोपों के बाद अब आम आदमी पार्टी भी कोरोना संग्राम में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। सरकार के सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर की लखनऊ पुलिस आयुक्त को शिकायत की गई है। संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि चेतन चौहान की जान कोरोना ने नहीं ली, बल्कि चेतन चौहान जी की जान सरकारी लापरवाही ने ली है। ये ट्वीट करते हुए संजय सिंह ने कहा है कि सरकारी लापरवाही की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की जान गई है। बाकायदा ट्वीट करते हुए पत्र भी एक लिखा गया है। इससे पहले साजन आरोप लगा चुके हैं और अब संजय सिंह के आरोप गंभीर आरोप है सरकार की व्यवस्थाओं पर। दरअसल कोरोना से निपटने को लेकर के सवालिया निशान खड़े किए गए हैं और ये कहा गया कि चेतन चौहान की जान कोरोना की वजह से नहीं गई, बल्कि सरकारी लापरवाही की वजह से उनकी जान गई है। कैबिनेट मंत्री की मौत के बाद इसे लेकर के बड़े सवाल खड़े किए गए हैं कोरोना काल में विपक्ष की ओर से। और चूंकि चेतन चौहान की मौत पर अब लगातार सियासत गर्मा गई है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका ये ट्वीट है और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है अपने। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पहली खबर पर जानकारी देने के लिए खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, अब इस पूरे मामले को लेकर के चूंकि सियासत गर्मा गई है, पहले साजन की ओर से आरोप लगाए गए, अब संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं चेतन चौहान के निधन के बाद उनकी मौत को लेकर के। आज ये बिल्कुल देखिए, जब कोरोना का सूरत हाल है पूरी दुनिया में, देश में, वही उत्तर प्रदेश में भी है और अब इसका राजनीतिक रण शुरू हो चुका है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले शुरू होता है सुनील सिंह साजन जब एडमिट होते हैं अस्पताल में, तो उनके ही बगल में चेतन चौहान एडमिट होते हैं, जो कि सुनील सिंह साजन का विधान परिषद में अपने वक्तव्य के दौरान कहना था। उनका ये कहना था कि बतौर मंत्री उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, बतौर मंत्री उनको कोई अलग से सुविधा नहीं मिली, बतौर मंत्री उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जबकि वो बार बार बताते रहे मैं कौन हूँ। उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, का चेतन कौन है, तो बताया मैं हूँ चेतन चौहान हूँ। तुम क्या करते हो, कहा मैं मंत्री हूँ। तो लेकिन उनका मैं क्रिकेट भी खेलता था, तब थोड़ी बहुत मिली। लेकिन ये जो पूरा बयान किया है सुनील सिंह साजन ने, वो राजनीति शुरू करने के लिए काफी था। आपके राज्यसभा सांसद जो बहुत लंबे अरसे से इस तरीके पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में तरह से डेरा जमा चुके हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन पर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी लिख दी और कहा क्यों ना जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने बकायदा पुलिस को चिट्ठी भी लिख दी है, कमिश्नर को चिट्ठी भी लिख दी, लखनऊ कमिश्नर को। उनका ये कहना है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में एक मंत्री की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कोई है तो प्रशासनिक ढांचा है और वो मंत्री ही जिम्मेदार मंत्री है। तो अब देखने वाली बात है चिट्ठी के बाद क्या होता है। चिट्ठी पर जरूरी नहीं एफआईआर लिख भी दी जाए।
कोई ज़रूरी नहीं आगे क्या होगा, लेकिन राजनीति के लिए ये काफ़ी होता है और यही हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि जो हमारी प्रदेश सरकार है वो उसको उस तरीके से जवाब दे रही, राजनीति तरह जवाब दे रही है, बार बार एफआईआर कर दे रही है। लेकिन बात सिर्फ चेतन चौहान की नहीं है, ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में जब जो कोरोना पॉजिटिव उनको ठीक तरह इलाज नहीं मिल पाए। एक वीडियो लगातार वायरल, कल रात से वायरल हो रहा है कि किस तरह से एक अस्पताल में एक मरीज को किस तरीके से वहाँ का सेक्रेटरी इंचार्ज डील कर रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, जबकि वो पेशेंट है, उसको सांस की दिक्कत हो रही है, वो कह रहा है, लेकिन उसके साथ मारपीट की जा रही है। उसका इलाज क्यों कर रहे हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो उसका इलाज कर रहे हैं। ऐसे तमाम तरीके की बात सामने आया, कहीं पर खाने को लेकर दिक्कत हो रही है, कहीं पर पानी बह रहा है छत से। तो सरकार अगर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको बेहतर कर ले तो शायद ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल खुर्रम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और ये बेहद संगीन बात है अगर साजन ने इस तरह से कहा कि पूछा गया कि कौन है चेतन हूं मैं, और इस तरह से, और अब कोरोना जांच को लेकर के, इलाज को लेकर के दरअसल आरोपों के घेरे में है सरकार। वहीं आज से शुरू हुई बीएचयू की प्रवेश परीक्षा, 3 पालियों में परीक्षा होगी। ये आज की दूसरी बड़ी खबर की चर्चा हम कर लें। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में 4,986 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। बीए और एमए के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना को देखते हुए व्यापक व्यवस्था की गई है, लेकिन हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया क्योंकि कोरोना काल में ऐसी परीक्षाओं को नहीं करवाया जाना चाहिए, कोरोना को लेकर की व्यवस्थाएं हालांकि है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 31 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी दूसरी पारी में। और अभी एहतियात बरते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौके पर लगाए गए हैं। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। तो ये बीएचयू की प्रवेश परीक्षा को लेकर के 3 पालियों में प्रवेश परीक्षा होगी। तो इसी प्रवेश परीक्षा को लेकर के हमारे संवाददाता संतोष ओझा ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने की जो ललक है उसको पूरी करने के लिए आज छात्र यहाँ पे पहुँचे हुए। ये साइंस फैकल्टी है, प्रशासनिक भवन है ये, और आप छात्रों को आप देख सकते हैं कि ये लगातार लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षा की बात करें तो 3 पाली में परीक्षा होनी है। लगभग 5 सेंटर बीएचयू में और 17 अलग अलग सेंटर शहर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं, अलग अलग स्कूलों में बनाए गए हैं। और बात कर लें यदि तो आज 13 परीक्षाओं की, 13 पाठ्यक्रमों की परीक्षा होनी है। 8:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है। बच्चे या बच्चियां जिनको भी देखा जाए वो निश्चित तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क, और अंदर जाने पे यदि हम सेंटर की बात करें तो अंदर जाने पे भी सोशल से डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जो थर्मल स्कैनिंग और बाकी की चीज़ें हैं, सुरक्षा के बाकी उपाय हैं, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइज करना, इन चीज़ों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है इस परीक्षा में वो ये कि पूरे यदि देश की बात की जाए तो पूरे देश में लगभग 40,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। वो विद्यार्थी जो बीएचयू में अलग अलग विषयों में, अलग अलग पाठ्यक्रमों में अपना प्रवेश चाहते हैं। समझा जा सकता है कि ये परीक्षा अगले 31 तारीख तक चलेगी और लगातार प्रशासन द्वारा, या ये कहा जाए कि बीएचयू प्रशासन द्वारा इस बात को ताकीद किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपनी परीक्षाओं को संपन्न करें। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर संतोष ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी, अपडेट इस वक्त इन परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, विद्यार्थी भी ये चाहते थे कि इस समय में जो परीक्षाएं हैं वो आगे बढ़ाई जाए या फिर इनको अभी फिलहाल टाला जाए, लेकिन चूंकि अब परीक्षा हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए हेमंत, 3 पाली में ये परीक्षा होना है, जैसा कि आपका कहना था। ज्यादातर छात्रों का ये इच्छा था कि ये परीक्षा कुछ दिनों के लिए टाला जाए, लेकिन बीएचयू प्रशासन और सरकार, या ये कहा जाए कि एचआरडी मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया कि प्रवेश परीक्षाएं संपन्न होगी। लिहाजा आज 3 पाली में परीक्षा होगी। बात बीएचयू की करें तो 5 सेंटर बीएचयू में और 17 सेंटर शहर में है। पूरे देश की यदि बात करें तो 124 जगहों पे ये सेंटर पड़े हुए हैं और लगभग 40,000 लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं। अलग अलग पाठ्यक्रमों का आज परीक्षा है। ये परीक्षा 31 तारीख तक चलेगा, पहली जो चक्र होगी,
और दूसरे चक्र 9 सितंबर से स्टार्ट होंगे, जिनको पीछे अगले 5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, मतलब 13 तारीख तक चलेंगे। ये प्रवेश का तरीका है। आज की जो बात करें, निश्चित तौर पे बीएचयू प्रशासन के साथ साथ प्रशासन इस बात के लिए ताकीद कर रहा है लोगों को कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें, मास्क लगाएं और साथ ही साथ सेंटर पे जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका भी पालन करें। जी हेमंत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में। कुल मिलाकर के अगर जिलों की बात करें, 16 जिले इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, लोग परेशान हैं, पहले कोरोना की वजह से, और अब आप इस दृश्य को देखिए, किस कदर पूरा इलाका पानी पानी है, बाढ़ के पानी की चपेट में है। लोगों को ना केवल आवाजाही में तकलीफ है, बल्कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। लोगों को ना खाद्यान्न नसीब हो पा रहा है, परेशानियां लगातार बढ़ रही है। तो आखिरकार इन 16 जिलों में गोंडा जिला भी आता है, जहां पर बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अनुराग जुड़ रहे हैं, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। अनुराग, अभी इस वक्त आपके पास क्या कुछ जानकारी है? कितना इलाका जो है बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है? लोगों को किस तरह की परेशानी इस वक्त हो रही है? हेमंत जी, दर्शकों को बता दें कि गोंडा जिले में पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद गोंडा में घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। गोंडा जिले में कर्नलगंज व तरफगंज की 2 तहसीलें जो नदी के आसपास के गांव हैं वो प्रभावित हैं। आपको बता दें, तरफगंज में बांध भी कट गया था, भिखारीपुर सकरौर बांध कट गया था, जिसके वजह से अब नदी का पानी सीधे गांव को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब गांव में पानी भरा हुआ है, ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों को आने जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा है। लोग अपनी जमा पूंजी को लेकर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि लोगों को हम मदद कर रहे हैं, राहत पैकेज और राहत किट का वितरण कर रहे हैं, पन्नी का वितरण कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रशासन के जो दावे हैं नाकाफी साबित हो रहे हैं और जनता परेशान है। फिलहाल गोंडा में बाढ़ का कहर जारी है और गोंडा में हजारों हेक्टेयर फसल भी डूब चुकी है और जानवरों को भी काफी समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब घाघरा जो है गोंडा में 22 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है और तरफगंज व कन्नरगंज के इलाकों में कटान हो रही है। जी बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन इसी बीच हमारे साथ प्रयागराज की स्थितियां बताने के लिए संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप तिवारी हमारे साथ है। संदीप, मैं आपका रुख करना हूं, क्या कुछ किस तरह के हालात हैं इस वक्त? और लगातार जैसे कि हमने देखा पहाड़ों में तेज बारिश हुई, उसके बाद प्रयागराज और आसपास के इलाकों की हम बात करें, पूरे जिले की बात करें, किस तरह की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, गंगा जमुना का जलस्तर लगातार प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी चूंकि उतनी तीव्रता नहीं है जलस्तर बढ़ने की, फिर भी रोज प्रतिदिन जो है वो जलस्तर बढ़ रहा है। अभी जैसे ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के पानी छोड़े जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर गंगा जमुना का जलस्तर और बढ़ेगा और निचले इलाके जो है वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ की सभी परिस्थितियों का जायजा लिया है। उन लोगों ने जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया है कि लोग अभी सुरक्षित स्थान पर जो है वो धीरे धीरे जाना शुरू कर दें, क्योंकि लगातार जो है वो गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन बढ़ोतरी जो है जलस्तर की वो लगातार प्रतिदिन हो रही है। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अनुराग, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच के इलाके के महसी, कैसरगंज और नानपारा के तहसीलों में सैकड़ों गांव जो है वो घाघरा का पानी उनमें तांडव मचा रहा है। घाघरा नदी की जद में आए कई गांव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व तक नहीं बचा है। इस बाढ़ की विभीषिका से ग्रामीणों का जीवन खतरे में पड़ गया है। अब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र प्रभावित लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी हर संभव मदद मुहैया करवाने का दम भर रहे हैं। तूफान की तरह से बहने वाली घाघरा नदी का पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अभी ग्रामीणों को कोई आस नहीं है कि उन्हें कहीं से जो है राहत मिल पाए
और साथ ही साथ अगर हम बात करें घाघरा नदी के जल स्तर की, तो यहाँ पर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर यह नदी बह रही है। हालात आप खुद देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। विकराल हो रही घाघरा नदी किसानों की जमीनों और घरों को पूरी तरह से तबाह कर चुकी है। आम लोग परेशान हैं, प्रशासन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। तो वहीं मुरादाबाद की रामगंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। लोगों की चिंताएं बढ़ रही है और ऐसे में लोग अपने शौक की खातिर मौत की छलांग भी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये नौजवान हैं जो कैमरे में कैद हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। रामगंगा के ऊपर पुल पर जाकर के मौत की छलांग लगाते हुए दिखाई दिए हैं। एक जल स्तर बढ़ने के बावजूद भी अपनी जान की फिक्र ना करके इस तरह से इनका ये छलांग लगाना वाकई चिंताजनक है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, क्या कुछ जानकारी? कुछ नौजवान कैमरे में कैद हुए हैं, किस तरह से अपनी मौत को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं? कभी भी हादसा हो सकता है। देखिए बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं ये पूरी तस्वीरें जो है ये रामगंगा नदी पुल की है, जहां से ये जो युवक हैं मौत की छलांग लगा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है 2 दिन पहले ही 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी और उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है और वो इसमें पूरी तरह से गंभीरता नहीं दिखा रहा है कि कैसे इन युवकों को रोका जाए। फिलहाल तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक खुलेआम रामगंगा नदी से जो है मौत की छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर काफी मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। पानी से छेड़छाड़ ये युवक करते देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ना तो कोई पुलिस प्रशासन का पहरा है और ना ही यहाँ पर जो पुलिस है वो काफी मुस्तैद है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी है लखनऊ से, जहां पर अनी बुलियन कंपनी के मालिक और पत्नी पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, निवेश के नाम पर 26 लाख रुपए हड़पने के आरोप हैं। कंपनी के मालिक की पत्नी निहारिका सिंह IAFS अधिकारी हैं। गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो यह बड़ी अपडेट है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के। पीड़िता नीलिमा को 40 वार्षिक ब्याज का झांसा दिया गया था, 40% वार्षिक ब्याज का। अनी बुलियन कंपनी के मालिक और पत्नी पर केस दर्ज किया गया। धोखाधड़ी को लेकर के निवेश के नाम पर 26 लाख रुपए हड़पने के आरोप इस कंपनी पर लगे हैं। इस कंपनी के मालिक की पत्नी है निहारिका सिंह, जो कि IAFS अधिकारी हैं। गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इसका अनुसंधान होगा और साथ ही साथ अनुसंधान के बाद, जांच के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। तो निवेश के नाम पर 26 लाख रुपए हड़पने के आरोप हैं। इन्हीं आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया गया इस कंपनी के खिलाफ। और यहां पर पीड़िता को 40% वार्षिक ब्याज की हामी भरी गई थी, उसे आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके नाम पर किस कदर 26 लाख रुपए हड़प लिए, ये आरोप पीड़िता का है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी इसी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त आपके पास है? देखिए, अनी बुलियन नाम की एक कंपनी थी जो कि लोगों से पैसा लेकर के सोने में इन्वेस्टमेंट करती थी। उस नाम पे लोगों से पैसा लेती थी। फिर एकदम से वो कंपनी तकरीबन 9 साल के बाद भाग गई थी और बताया जा रहा था कि 1000 करोड़ के आसपास उसने फ्रॉड किया था। लेकिन उसके बाद जो उसके मालिक थे, जो प्रोप्राइटर थे, जो वो लोग वहाँ से लेके थे। बताया जा रहा है जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है, माफ करिएगा, मुख्य आरोपी उसकी पत्नी IAFS अधिकारी है और उसके नाम पे लेते थे। और बाद में ये भी खुलासा किया इंडिया न्यूज ने कि जो विधायक हैं अयोध्या वो वहाँ से वो में गए थे और उन्होंने बकायदा उसकी दुकान का इनॉग्रेशन किया था। लोग ये समझे थे कि ये कंपनी जेन्युइन है, इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो खास बात ये थी कि वो कंपनी इन्वेस्ट कराती थी तो तुरंत ही इंटरेस्ट का पहले किस्त दे देती थी। तो उसके बाद FIR दर्ज, कई जगह FIR दर्ज हुआ था, लेकिन लखनऊ में नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इसकी अरेस्टिंग होती है
और जो बाकी इसके जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनके खिलाफ भी कल एफआईआर हो गई। तो माना जा सकता है कि इंडिया न्यूज का बड़ा असर हुआ है खबर का, जिसके बाद जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसके बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 2022 में जुटी हुई है। बड़ी अपडेट है, प्रदेश में सेक्टर स्तर पर कार्यशाला का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसे लेकर के पदाधिकारियों को कार्यकारिणी को निर्देशित किया है। सेवा और समर्पण का काम जो है वो कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल बैठकें होंगी। ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस वक्त 2022 की तैयारी कर रहा है? खुर्रम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों के साथ इस बड़ी खबर को देखिए कि कैसे आखिरकार जो सियासत है वो अपना रास्ता तलाशती हुई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल सक्रिय हो चुके हैं 2022 के चुनाव को लेकर के, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक रणनीति इस वक्त बनाई गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।